उंगलियां जो कभी प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरती थीं, अब कांपने लगी हैं। सुबह की सैर पर फुर्ती से उठने वाले कदम अब धीमे पड़ गए हैं। ये कोई साधारण बुढ़ापा नहीं, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ होने वाला पार्किंसन रोग है, जो धीरे धीरे मस्तिष्क की उन कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो शरीर की गति को नियंत्रित करती हैं। शरीर में डोपामाइन नामक केमिकल की कमी इस बीमारी की प्रमुख पहचान है। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आमतौर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डॉक्टर अनूप कुमार ठक्कर ने बताया कि पार्किंसन के मरीजों को दवाएं नियमित रूप से और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा बंद करना खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर यह बीमारी उम्र दराज लोगों में पाई जाती है, लेकिन कुछ मामलों में कम उम्र के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में हाथों का कांपना, चलने में कठिनाई, शरीर में अकड़न और काम करने की गति का धीमा होना शामिल है। वर्ल्ड पार्किंसन डे के अवसर पर मेदांता हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डॉक्टर रतीश जुयाल ने बताया कि पार्किंसन के लक्षणों को समय रहते पहचानना बेहद ज़रूरी है। हाथों का आराम की स्थिति में कांपना, शरीर में अकड़न, काम में धीमापन और संतुलन बिगड़ना इसके प्रमुख संकेत हैं। अधिकांश मामलों में यह बीमारी 60 वर्ष के बाद सामने आती है, हालांकि कुछ मरीज कम उम्र में भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदूषण, कीटनाशकों का असर और कुछ पर्यावरणीय कारण भी इसके मामलों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पार्किंसन के इलाज के बारे में मेदांता के डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी डॉक्टर कमलेश सिंह भैसौरा ने बताया कि इसका इलाज आमतौर पर दवाओं से किया जाता है जो लक्षणों को नियंत्रित करती हैं। चूंकि यह बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती, इसलिए मरीजों को लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ती हैं। जब दवाओं का असर कम होने लगता है या साइड इफ़ेक्ट बढ़ने लगते हैं, तब सर्जरी का विकल्प भी अपनाया जा सकता है। सर्जरी के विकल्प पर मेदांता के डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS) एक आधुनिक सर्जरी है जिसमें मस्तिष्क के विशेष हिस्से को स्टिमुलेट करके बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। इस तकनीक से दवाओं की ज़रूरत कम हो सकती है और मरीज की जीवन शैली बेहतर बनती है। इसके साथ साथ संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग और मानसिक रूप से सक्रिय रहना भी इस बीमारी के प्रभाव को कम करने और इसके लक्षणों की शुरुआत को देर से होने में मददगार साबित हो सकता है। न्यूरोलॉजी टू इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज मेदांता। आज पार्किंसंस वर्ल्ड डे है, तो मैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगा जेम्स पार्किंसन नाम के शख्स को, जिन्होंने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था 1817 में। पार्किंसन जो बीमारी है, इसका इलाज संभव है, लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। जो इसके लक्षण होते हैं उसको हम लोग ट्रैप के नाम से जानते हैं। टी फॉर ट्रेमर, आर फॉर रिजिडिटी यानी कि अकड़न एक तरफ, ए फॉर अकाइनेसिया यानी कि स्लोनेस ऑफ एक्टिविटी, और पी फॉर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी यानी कि गिरने का खतरा, जो कि लेट फीचर है। अब ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि ब्रेन में कुछ डोपामिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स होते हैं जो समय के साथ डिजेनरेट करने लगते हैं, और डोपामिन की कमी के कारण हमारे कामकाज, चलना, उठना, बैठना प्रभावित हो जाता है। तो ये लक्षण बन जाते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये उम्रदराज लोगों को ज़्यादा होता है 60 साल की उम्र के बाद। आदमी में थोड़ा सा महिलाओं के अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसके कुछ खतरे होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र के एक्सपोजर वालों को ज़्यादा होता है। जो लोग एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में होते हैं उनको ये ज़्यादा देखा गया है। रिपीटेड हेड ट्रॉमा, जैसे बॉक्सर्स में ऐसा होता है, रिपीटेड हेड ट्रॉमा ऐसे में ज़्यादा देखा गया है। कुछ जेनेटिक भी होते हैं, 5-10% लोग जेनेटिक से भी प्रभावित हो जाते हैं। इसमें हम लोग जो दवाई देते हैं ये लगभग ज़िंदगी भर चलती हैं और ये सिम्टम कंट्रोल रखती हैं। इन दवाइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। दवाइयों के अलावा पेशेंट को कुछ खास, पेशेंट और खासतौर पे पेशेंट के घर वालों को कुछ खास बरतनी चाहिए सावधानियाँ, जैसे कि घर में फर्नीचर कम से कम हो ताकि रास्ता चौड़ा रहे, और
पेशेंट को चलने का, आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, गिरने का खतरा ना रहे। हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को, अटेंडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि बाथरूम के जहाँ टॉयलेट सीट है वहाँ पर एक ग्रिप हैंडल लगा लें ताकि उठने में दिक्कत ना हो। नहाने के एरिया में भी ग्रिप हैंडल लगवा लें, बेड साइड में भी ग्रिप हैंडल लगवा लें, और उजाला बनाए रखें कमरे में ताकि गिरने का खतरा ना हो, क्योंकि पोषण और बैलेंस का सिस्टम इसमें गड़बड़ा जाता है तो दरी से अचानक पेशेंट ट्रिप होकर गिर जाता है। तो दरी हटा दें, क्लटरिंग हटा दें सामानों की, सब रास्ते चौड़े रखें। इसके अलावा पेशेंट को क्या करना चाहिए, भाई पेशेंट को हेल्दी फूड खाना चाहिए, जो कि बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, और फैटी फूड कम हो, क्योंकि पार्किंसंस में कॉन्स्टिपेशन होता है तो फैटी फूड नहीं लेना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा पार्किंसन फाउंडेशन ये रिकमेंड करती है कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये उस पर करना चाहिए जिसकी जितनी क्षमता हो, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो हो जाए। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए ताकि मसल्स मजबूत रहें। ये भी पार्किंसन फाउंडेशन की रिकमेंडेशन है। इसके अलावा पार्किंसन फाउंडेशन ये कहता है कि भाई इसमें पोस्चरल एक्सरसाइजेज, स्टेबिलिटी की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, जैसे टाई ची, योगा और स्ट्रेचिंग भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे जीवन बढ़िया रहता है। सावधानी बरतते रहिए, दवा खाते रहिए, जीवन बहुत बढ़िया निकल जाएगा।